अभी हमारा टॉपिक है रैंडमनेस या डिसऑर्डर एंड स्पॉन्टेनिटी। देखिए, स्पॉन्टेनिटी हम पता लग गया कि जैसे कि मेरे पास कोई स्लोप है, उससे पत्थर नीचे जा रहा है ना, तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं पत्थर को वापस ऊपर भेज दूं तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। क्यों? इसमें तो कोई वर्क नहीं लगा मेरे पास, लेकिन इसमें वर्क डन करना पड़ेगा मुझे। मेरे पास स्पॉन्टेनियस की यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है, इसके अलावा भी वर्क डन के अलावा भी हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस या स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो कंटेनर्स है। दोनों कंटेनर्स जो हैं, एक वाल्व के साथ कोई वॉल्व है, यानी कि एक पतली सी दीवार हम कह सकते हैं, उसके साथ वो कनेक्टेड है। मेरे पास दो कंटेनर्स आ गए, ये बीच में वॉल्व है, एक तरह से दीवार का काम कर रही है, ठीक है। ये कंटेनर परफेक्टली इंसुलेटेड है, ताकि ना तो कोई हीट इन कंटेनर्स के अंदर एंटर कर सके और ना ही इन कंटेनर से हीट लीव कर सके, सिस्टम से हीट बाहर निकल सके। जब मेरे पास कोई एक कंटेनर था, वो 1 लीटर हीलियम गैस से फिल्ड था। दूसरा मेरे पास था नियोन गैस से, इसमें मेरे पास है नियोन गैस। अब अगर आप ध्यान दो, दोनों की दोनों क्या है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस की हमारे पास क्या खूबी होती है कि ये इजीली किसी के साथ रिएक्ट तो करते हैं, इनर्टनेस होते हैं, नॉन रिएक्टिंग होते हैं। तो इसमें मेरे पास हीलियम, इसमें नियोन नियोन है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से वॉल्व को ओपन कर दूंगी, क्या ये दोनों गैसेस आपस में मिक्स हो जाएंगी। वेल, इफ वी टॉक अबाउट द स्पॉन्टेनिटी, तो हाँ, क्योंकि जैसे ही देखो, इसके अंदर भी 1 लीटर गैस का है प्रेशर, इसके अंदर भी, तो जैसे ही वॉल्व ओपन होगी तो ये इधर इंटरमिक्सिंग होनी शुरू होगी, नियोन इधर जाएगी, हीलियम इधर जाएगी, दैट इज स्पॉन्टेनिटी हियर। लेकिन जब ये मिक्सिंग हुई, हमारे पास बहुत ही कम अमाउंट में एक एनर्जी चेंज देखने को मिलेगा, विच इज कम्प्लीटली नेग्लिजिबल। तो ये जो है डिक्रीज ऑफ एनर्जी हमें देखने को मिली फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। जो डिक्रीज ऑफ एनर्जी है, हम ये तो कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, ना ही कोई अदर फैक्टर हमें देखने को मिला। लेकिन अगर हमने ध्यान दे तो जो इनिशियल स्टेट सिस्टम की, जब ये दोनों अलग अलग थे, और फाइनल स्टेट जब ये दोनों आपस में मिक्स हो गई, हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये चाहे ऑर्डरली फील्ड है पर ये सेपरेटली है इन टू कंटेनर, ठीक है। क्या हुआ, इनिशियल स्टेट जो थी दोनों गैसेस की, वो ऑर्डरली फील्ड थी, दोनों सेपरेट थे। लेकिन जब मिक्सिंग हुई, जो हीलियम और नियोन है, इन्होंने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी इन द कंटेनर, दोनों कंटेनर्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। यानी कि जो गैस है वो ऑक्यूपाई कर रही है लार्ज वॉल्यूम इन द फाइनल स्टेट, यानी कि दोनों जब मिक्स हो जाएंगे, जिससे कि बहुत सारी नई लोकेशन हमें देखने को मिलेगी फोर्टी मॉलिक्यूल। मान लो पहले जो थी इस एरिया में, तो गैस थी इसमें इस एरिया में थी, तो यहाँ पर इस एरिया में नियोन ने यहाँ पर जगह बना ली, यहाँ पर नियोन ने कोई जगह नहीं बनाई थी, यहाँ पर हीलियम ने आके जगह बना ली। तो नई हमें लोकेशन देखने को मिल गई, ठीक है। इट मीन्स ज्यादा डिसऑर्डर, या मैं कहूँ ज्यादा रैंडमनेस देखने को मिल गई है हमें ऑन द मिक्सिंग। जो गैसेस जब मिक्स हुई, इन्होंने ज्यादा रैंडमनेस को अचीव किया। आफ्टर द मिक्सिंग ये अब सेपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो करने के लिए हमें रैंडमनेस को घटाना पड़ेगा, ठीक है। रैंडमनेस को घटाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ेगी। तो जो प्रोसेस की स्पीड हो रही है स्पॉन्टेनियसली, अपने आप हो रही है, वर्क करने की, हमने सिर्फ वॉल्व को हटाया, ठीक है। वो प्रोसेस जो अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियसली हो रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसमें रैंडमनेस से डिसऑर्डर सिस्टम का बढ़ जाए, रैंडमनेस के मेरे पास इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक टॉपिक बन के आ गया, ठीक है। तो मिक्सिंग जो है दोनों गैसेस की, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग इनको हम अलग नहीं कर सकते। तो ये इनको वापस से सेपरेट करना हैज बिकम अ नॉन स्पॉन्टेनियस,
यानी कि उसमें हमें वर्क डन करना पड़ेगा, अपने आप नहीं सेपरेट होंगे। ये नहीं है कि मैंने वॉल लगा दिया, जैसे मैं वॉल लगाने लगी हीलियम वापस इधर भाग के आएगी, नहीं और वापस इधर भाग के आएगी। छोटे बच्चे नहीं है, दीज आर गैसेस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, एटम्स है इसके अंदर। तो ये ऐसे डरते नहीं है किसी वॉल से या किसी पेरेंट्स की स्कूल से कि हाँ वापस जाओ जहाँ से आए, नो। तो उसके लिए वी विल हैव टू डू सम वर्क, वी विल हैव टू डिक्रीज द रैंडमनेस। इसी कारण वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ये रैंडम ही है और स्पॉन्टेनियस ही है। मेल्टिंग होती है सॉलिड के इनटू लिक्विड, इससे रैंडमनेस बढ़ती है। क्यों? देखो सॉलिड में जो है, यू वेरी वेल नो दैट मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर टाइटली पैक्ड, ठीक है। ये मेरे पास मान लो आइस है, दिस इज आइस, सॉलिड स्टेट पे है, which has converted into water. Now in water it is a liquid. जैसे ये लिक्विड स्टेट में आया क्या होगा, मॉलिक्यूल्स इधर उधर रैंडमली भागने लगेंगे, इधर भी जा सकते हैं, और इनके अंदर जो स्पेस थी वो टाइटली पैक वाली जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है, किधर भी फ्लो कर सकते हैं। तो फिर रैंडमनेस बढ़ गई, डेफिनेटली बढ़ती है। फिर इससे भी बड़ी चीज, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। नाउ यू नो कि अगर मैं लिक्विड और गैसेस में देखो, तो गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा रैंडम होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, इससे बाहर भी निकल सकते हैं कंटेनर से, एज कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड को जब तक हम क्या बाहर नहीं फेंकेंगे, स्पिल नहीं करेंगे, तब तक ये इसका एक भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन गैसेस में इधर भी जा सकते हैं भाई, तो इसमें रैंडमनेस क्या होगी, और बढ़ जाएगी, ठीक है। अब एक मैंने आपको स्पॉन्टेनिटी वाले में करवाया था जब मेरे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन आई थी। एंडोथर्मिक मैंने करवाया था कि डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इन वाटर। तो मैंने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड को जब मैंने वाटर के अंदर डाला, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है बट इट इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस। मेरे पास ये चीज आई, उसमें मैं वाटर डालना बताना भूल गई थी कि हम वाटर में डालेंगे तब होगा, सॉरी, डिसोल्यूशन कर देने की। तो इसमें भी मेरे पास क्या रैंडमनेस एज कम्पेयर टू बिफोर रिएक्शन कम आई है, पर हाँ अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इससे क्या एक कियोस क्रिएट हुआ है, एक डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है, कियोस क्रिएट हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है सारी की सारी स्पॉन्टेनियस है, तो इनके अंदर टेंडेंसी है टू अचीव मैक्सिमम रैंडमनेस या डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये एक अनदर फैक्टर है, एक तरह से हम कह सकते हैं ड्राइविंग फोर्स है टू एक्वायर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ, ठीक है। तो पहली तो है हमारे पास मिनिमम एनर्जी टेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम टू एक्वायर स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, ये थी मेरे पास ड्राइविंग फोर्स। सेकंड क्या, मैक्सिमम रैंडमनेस लेके आना, these are the driving forces of spontaneous process, ठीक है। ये जो दोनों टेंडेंसीज है एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, कोई भी कभी भी हो सकता है। ये जो दोनों टेंडेंसीज है ये सेम ही ऑपोजिट डायरेक्शन में भी वर्क कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। हाँ जी, सबसे पहले देखते हैं एंट्रोपी क्या हो रहा है। एंट्रोपी होता है एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर या रैंडमनेस किसी भी सिस्टम के अंदर। मान लो कोई भी इसको हम के थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें एक डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या रैंडमनेस मेरे पास है, उसको मैं एंट्रोपी के साथ स्ट्रेस करूंगी, जिसको मैं डिफाइन कर देती हूँ, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम which measures the degree
ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन द सिस्टम। ये मेरे पास क्या है, एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी को हम जनरली क्या एस से डिनोट करते हैं। ये अपने आप में एक सेकंड एनर्जी एंड एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। ठीक है, जिस तरह से चेंज इन एंथैल्पी आता है, चेंज इन एंट्रोपी भी आता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, वो भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एस फाइनल माइनस एस इनिशियल मेरे पास चेंज इन एंट्रोपी आता है, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी। या मैं कहूँ एस प्रोडक्ट जो हम एंथैल्पी के फॉर्म में करके आए हैं, रिएक्टेंट, दिस आल्सो डिटरमाइंस द चेंज इन एंट्रोपी। दिस वन इज फॉर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के लिए, तो केमिकल रिएक्शंस के लिए जो एंट्रोपी चेंज है it is related to the change in the rearrangement of atoms or ions in the reactant side and that in the product side। मान लो कोई भी जो स्ट्रक्चर है प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्ड है एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट जाते हैं ना, यानी केमिकल रिएक्शन, तो इसमें रैंडमनेस कम थी लेकिन इसमें रैंडमनेस बहुत बढ़ गई। सो एट दैट टाइम आई विल से दैट द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। लेकिन इसमें कोई रिएक्शन आ गई कि उसमें रैंडमनेस पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर रैंडमनेस या डिसऑर्डर जो है कम हो गया, उसमें मेरे पास जो चेंज इन एंट्रोपी है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एंट्रोपी जो है हमारे पास हीट के साथ भी रिलेटेड है। कितनी हीट जो है प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हुई है। मान लो सिस्टम के अंदर में हीट ऐड कर दिया, हीट को मैंने क्या है ऐड कर दिया टू द सिस्टम। उस वक्त क्या होगा, जैसे हीट ऐड करेंगे, देखो पानी है, एग्जाम्पल लेते हैं, पानी मेरे पास पहले ठंडा है, कोल्ड वाटर। ठीक है, इसमें मेरे पास है हॉट वाटर, या मैं कॉन्टिन्यूसली अब हीट प्रोवाइड कर। इफ यू टेक अ लुक एट कोल्ड वाटर, वो स्टिल होता है यूजुअली। ठीक है, उसमें मोशन भी कम होता है। आप पत्थर फेंकोगे ठंडे पानी में, वो जो सर्कल से बनते आते हैं वो कम आते हैं एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। ठीक है, सेकेंडली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ठंडे पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा मूव नहीं करते, दे लाइक टू स्टे स्टिल। ठीक है, इसलिए कोल्ड वाटर ज्यादा स्टिल होती है कंपेयर टू वाटर। आप पानी को उबाल रहे, जब आप पानी को उबाल रहे हो तो उसमें बबल्स से आने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उबल रहे, चाय बनाते हैं ना, इतना वो उबल रहा होता है ना, बबल्स से ऊपर के ऊपर ऊपर के ऊपर होते ही जा रहे हैं। वाई, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर मोशन, जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। कोल्ड वाटर में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, इन मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, मॉलिक्यूल्स कहीं भी कैसे भी मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो आई कैन सी दैट रैंडमनेस बढ़ रही है। तो जब मैं सिस्टम को हीट प्रोवाइड करूंगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, डिसऑर्डर बढ़ेगा, तो उतनी ज्यादा मेरे पास एंट्रोपी हाई होगी। और अगर मैं सिस्टम से हीट छीन लूं, कोल्ड आ गया, कोल्ड सिस्टम आएगा, तो उसमें क्या होगा, कम डिसऑर्डर होगा, कम डिसऑर्डर होगा तो उसमें ज्यादा कम मेरे पास इनफैक्ट होगी, यानी कि जितना ज्यादा सिस्टम ऑर्डर होगा। फॉर एग्जाम्पल इन सॉलिड, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस इतनी नहीं होती, दे आर क्लोजली पैक्ड, टाइटली पैक्ड, इज अ मोस्ट ऑर्डर्ड सिस्टम। जैसे कि रोक ले लिया, इसके अंदर सबसे कम मुझे एंट्रोपी देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे सॉलिड सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस जाते हैं ना, मेरे पास एंट्रोपी जो है बढ़ती जाती है, क्योंकि उतना ही ज्यादा मेरे पास डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि जैसे दो गैसेस मिक्स हो रही हैं, पहली वाली एग्जांपल हीलियम और नियॉन वाली, तो उसमें उससे ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, एंट्रोपी के एज अ स्टेट फंक्शन भी हम कंसिडर करते हैं, ये भी देखते हैं। मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर है मेरे पास, और उसके अंदर गैस है। ओके, जैसे गैस, और इसको मैंने क्या है फिट किया हुआ है विद फ्रिक्शनलेस
and you can say weightless piston. Okay, अब देखो ये पिस्टन जो है ये कनेक्टेड है विद अ लार्ज हीट रिजर्वायर. मैं रिजर्वायर नहीं थी यहाँ पर बनाने वाली, ठीक है, मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है बनाना. तो मान लेते हैं कि एक आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रही है गैस की. पहले इसकी वॉल्यूम 1 थी, जैसे एक्सपेंशन हुई ऊपर हो गया, वॉल्यूम बढ़ के V2 होगी. अब जो सब्सटेंस हीट रिजर्वायर से कनेक्टेड है, दैट मींस उसको हीट मिलती जा रही है. सब्सटेंस जो है या सिस्टम है वो हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है टेम्परेचर से. तो जो चेंज इन एंट्रोपी आएगा ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हीट जो मुझे रिवर्सिबल हीट जो मिल रही है अपॉन टाइम. ठीक है, अगर मेरे पास इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट के बाहर निकल जाए, इवॉल्व भी हो जाए, सारा रिलीज भी हो जाए, उतनी ही हीट में बाहर निकल जाए बाय द रिजर्वायर, तो उस वक्त मैं कहूंगी जो चेंज इन एंट्रोपी आया ऑफ रिजर्वायर, रिजर्वायर को कहेंगे क्योंकि रिजर्वायर से बाहर निकल रही है. ऑब्वियसली अगर रिजर्वायर इसको हीट दे रहा है इट मीन उसमें से उतनी ही हीट निकल रही है ना, तो उस वक्त मेरे पास एक टर्म क्या है, नेगेटिव आएगा. ठीक है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टाइम. ठीक है, दैट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड रिजर्वायर. तो अगर मैं पूरे के पूरे सिस्टम की जानना चाहूँ तो क्या आएगा, पूरा का पूरा जो चेंज हुआ उसको जानना चाहूँ तो टोटल आ जाएगा. ठीक है, रिजर्वायर. So that will be Q reversible upon T minus Q reversible. जो प्रोसेस हुआ उसका कैंसिल ही हो जाएगा बेटा, सेम इफेक्ट जीरो हो जाएगा. ठीक है, अब मैं अगर गैस को थर्मली कंप्रेस कर रही हूँ तो ये वापस V2 से V1 आ रही है. जब ये वापस V2 से V1 आ रही है तो ये सिस्टम की नेगेटिव हो जाएगी, रिजर्वायर की पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि रिजर्वायर की हीट को गेन करेगा, इसमें से हीट बाहर निकलेगी, कंप्रेशन हो रही है. अगेन इसका जो है इस तरह से आके कैंसिल हो जाएगा और जीरो हो जाएगा. टोटल एंट्रोपी चेंज जो है कंप्लीट साइकिल से जीरो होगी. उस वक्त मेरे पास को डेल्टा एस टू बन के आ जाएगी. तो डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू दोनों ही जीरो है. तो जब साइकिल खत्म होगा तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम सेम रहेगी जितनी वो पहले थी. तो मैं कह सकती हूँ जो एंट्रोपी है अपने आप में क्या है, एक स्टेट फंक्शन है. ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, जो मेरे पास टोटल एंट्रोपी आती है which is the system, which is our system plus that of the reservoir, हमेशा जीरो से ज्यादा होती है. ठीक है, तो अभी हमें क्या देखा कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है जैसे कि मिक्सिंग ऑफ गैसेस है, उसमें कोई भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं हो रही है, मैटर भी नहीं एक्सचेंज हो रहा. पर हाँ, हीट हमारे पास इधर उधर जा रही है. हीट को भी वैसे में एनर्जी में ही गिन लेते हैं, पर आइसोलेटेड भी ऐसा कुछ नहीं होता. पर अगर रैंडमनेस बढ़ जाए उससे एंट्रोपी बढ़ जाती है. तो एंट्रोपी इज कंप्लीटली रिलेटेड टू रैंडम. ठीक है, फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम. तो ऐसे केस में अगर आइसोलेटेड सिस्टम उसके अंदर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा भागने लगे तो मैं कहूंगी जो एंट्रोपी चेंज है वो जीरो से बड़ा. अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो सिर्फ मैं कहूंगी जो एंट्रोपी चेंज है सिस्टम ऑफ सराउंडिंग का उसको कंसिडर किया जाएगा, वैल्यूज निकाली जाएंगी, स्टिल जो मेरे पास टोटल आएगा वो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा. सिस्टम और अगर मैं कहूँ यहाँ पर सराउंडिंग. ठीक है, आल्सो द एंट्रोपी ऑफ होल यूनिवर्स. पूरे यूनिवर्स में रैंडमनेस बहुत ज्यादा है. अरे भाई पूरे यूनिवर्स में देखो इतने सारे मीटियोर चलो क्यों ही गिरने, इतने सारे एस्ट्रॉइड्स है, प्लैनेट्स है, ड्वार्फ प्लैनेट्स है, एक्सोप्लैनेट्स है, इतना ही कुछ है, बहुत ही ज्यादा रैंडमनेस है. यूनिवर्स में तो पता ही नहीं कब क्या हो जाए, वी कैन नॉट टेक द प्रेडिक्शन. तो उसकी भी जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव ही आती है. ठीक है,